हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत लिख गया। तो जिस तरह से आप बोर्ड पे नोट कर ही रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज हमने जो करना है क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले जो हमने वीडियो शूट की है उसमें हमने पहले सारी बैकग्राउंड डिस्कस कर ली थी। द एज ऑफ सोशल चेंज वाला, रशियन रेवोल्यूशन वाला जो सीन था, क्रिएट हो रहा था, और हमने यहां तक पढ़ लिया था सारा सिनेरियो के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होते होते रशिया में सिचुएशन क्या हो चुकी थी। रशिया में भी जिस तरह फ्रांस में एक मोनार्की सिस्टम था, उसी तरह रशिया में भी सेम टाइप का फ्यूडल सिस्टम था। जो किंग था वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानता था गॉड का, ठीक है, और वो उसकी जिसे बोलते हैं ना अभी स्पेशल सा वर्ड मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, जैसे अभी जो किंग है वो रिप्रेजेंटेटिव है और उसके पास दैवी शक्तियां हैं, इनके सुपरनेचुरल पावर्स हैं, ठीक है। वो अपने आप को ह्यूमन से कहीं ज्यादा और मानता था, जिस तरह से फ्रांस में भी सेम सीन था। नॉर्मली जो सारे किंग्स मानते हैं, ठीक है। और जब टाइम आया सोशल चेंज का, जब टाइम आया थिंकर्स का जिन्होंने लोगों की सोच चेंज कर दी, ठीक है, तब ये जो किंग है या राजे महाराजे थे उनकी पावर को चैलेंज था। वो चेंज नहीं चाहते थे, ठीक है। इसी तरह से सोसाइटी में तीन टाइप के ग्रुप बन के, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। पर अब करते कराते ये सिचुएशन आ चुकी थी कि जो कंजर्वेटिव थे, जो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं चाहते थे, उन्हें लगने लग गया कि अब तो सोसाइटी में चेंज होगा ही होगा। पर अब वो इस चीज के लिए एडवोकेट करने लगे कि सोसाइटी में चेंज तो होना चाहिए पर रैपिड स्पीड पर नहीं होना चाहिए। ये हमने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद जो आज हमने जो चैप्टर पढ़ना है, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक पढ़ लिया था कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया अलायंस पावर में ज्वाइन किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इकोनॉमिकली रशिया पर क्या असर पड़ा, ठीक है। जो उसकी वाइफ थी किंग या जार की वाइफ थी, वो बेसिकली जर्मन थी, ठीक है। और जर्मनी में रशियन फोर्सेस आर्मी थी, तो लोगों के मन में किंग की जो फैमिली थी उनके प्रति गुस्सा था, नफरत थी, ठीक है। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने रशिया के लोगों की जिंदगी खराब कर दी, हराम कर दी पूरी तरह, जैसे बोलते हैं। फूड के रॉयट्स होने लग गए, किंग की पावर अब डाउन होने का टाइम आ गया। तो अब आता है बिग डे या बिग ईयर है, दैट इज 1970। यहां से हमारा आज का टॉपिक शुरू होगा, ओके। दैट इज साल आ गया 1970, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मेन द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। आज हमने तीन मेन टॉपिक करने हैं। इस वीडियो में उतना कम हो पाएगा क्योंकि इससे ज्यादा अगर वीडियो लंबा चला जाएगा तो शायद लर्निंग का जो लेवल है उतना नहीं रहेगा। तो आज हमारा यही टॉपिक रहेगा, दैट इज अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। साल मैंने किस साल की बात की है? 1917 की बात की है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुई थी 1914
1914 में और एंड हुई थी 1917 में। और इस 3 साढ़े 3 साल के टाइम के दौरान पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक बुरी कंडीशन हो चुकी थी इकोनॉमिकली, आर्मी के कारण, लड़ाई के कारण, वार के कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी। सोसाइटी भी इस वार को झेल नहीं पा रही थी, नेगेटिव इफेक्ट जा रहा था। तो 1917 आते आते कॉमन लोगों ने जंग का विरोध किया, ठीक है। तो हमारा जो मेन जो कंसेप्ट है वो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में है। ध्यान रहे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रशियन रेवोल्यूशन है जो, इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। पर अक्टूबर रेवोल्यूशन जो मेन है, रशियन रेवोल्यूशन जो मेन है, अक्टूबर रेवोल्यूशन, उससे पहले भी एक रेवोल्यूशन हुआ था, दैट इज कॉल्ड फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी बताता हूं मैं। तो मेन रेवोल्यूशन होने से पहले एक और रेवोल्यूशन हुआ था, और उसी साल में हुआ था, दैट इज 1917। ओके, तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का सीन क्या था, पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इसके पीछे इंसिडेंट्स क्या हुए, ठीक है। द विंटर ऑफ 1917 वाज ग्रीन। बहुत ज्यादा स्वेयर टाइप के विंटर थे, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी थी। पहली बात स्टूडेंट्स ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जो रशिया कंट्री है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न हिस्से में ही लोकेटेड है। तो जितनी डिस्टेंस रहेगा किसी भी प्लेस का, जितना भी डिस्टेंस रहेगा इक्वेटर से, उस जगह पर उतनी ज्यादा सर्दी आएगी। और रशिया में तो बहुत सर्दी पड़ती है इवन टुडे। पर हम बात करते हैं 1917 की। 1917 की जो विंटर थी बहुत ज्यादा स्फीयर, नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्फीयर थी, ठीक है। वहां पीटर्सबर्ग में एक रिवर है, मैं थोड़ी डिजाइन बना लेता हूं, इसे बोलते हैं लेफ्ट बैंक, उस वाला हिस्सा लेफ्ट बैंक, इसे बोलेंगे राइट बैंक। रिवर का नाम है नेवा, ठीक है। कहां पर है ये, सेंट पीटर्सबर्ग, फाइन। तो जो रिवर था नेवा, उसके 2 बैंक्स थे, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक। राइट बैंक में क्या था, ज्यादा फैक्ट्रीज, ठीक है, एंड वर्कर्स होम्स, क्वार्टर्स जिसे लगा लीजिए, वो राइट बैंक में किए हुए थे। इस साइड में फैशनेबल एरिया था, ठीक है, फैशनेबल एरिया, डूमा की जो बिल्डिंग थी वो थी, ठीक है, विंटर पैलेस था। जो अच्छी जिनकी यहां पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि रिवर के बैंक के बेस पर भी सोसाइटी में डिवीजन थी। गरीब लोग, वर्किंग क्लास राइट बैंक में रहते थे, अमीर लोग फैशनेबल बिल्डिंग्स, अच्छी बिल्डिंग्स, विंटर पैलेस, राजे का महल, वो लेफ्ट बैंक में था, ठीक है। ये सीन था कुल मिला के। अब मैं एक बार ऐसे रब कर रहा हूं, आई थिंक आपको इसका क्लियर हो गया, ठीक है। विंटर ज्यादा होने के कारण फूड शॉर्टेज was felt in the area of right bank of
रिवर नीवा। फूड ज्यादा विंटर होने के कारण फूड की शॉर्टेज महसूस की गई, क्योंकि फूड ज्यादा नहीं हुआ, फूड प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुई। ठीक है, तो फूड की शॉर्टेज किस एरिया में फील हुई? राइट बैंक में, जहां पर वर्कर्स रहते थे, फैक्ट्रियां थी, वर्कर थे, क्वार्टर थे, उस एरिया में। ठीक है, अब जब खाने को ना मिले तो रेवोल्यूशन तो होना तय है। ठीक है, एक चीज मैं और लिखूं थोड़ी सी। इन February 1970, ठीक है, फूड शॉर्टेज जब हो गई तो वर्कर्स जो थे, वर्किंग क्लास थी, उनकी कंडीशन बुरी होने लग गई। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया। ठीक है, कब किया? ऑन 22 February 1917, ठीक है, the workers lock out the factories and move towards left bank of river Neva। ठीक है, अब जब भूखे मर रहे थे वर्कर्स, उन्होंने लॉकआउट कर दी, फैक्ट्रीज काम करना बंद कर दिया, और किस जगह पर जाके डेमोस्ट्रेट करने लग गए? ठीक है, तो वो थे लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। ठीक है, यहां पर एक चीज खास है, अबाउट 50 फैक्ट्रीज total strength of workers went on strike। ठीक है, कम से कम 50 फैक्ट्रियों की जो टोटल स्ट्रेंथ थी, जितनी पूरी गिनती बनती थी, ठीक है, वो सारे के सारे वर्कर स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, many groups of these workers were led by women। ठीक है, बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, उनके जो लीडर कौन थे? लेडीज थी। ठीक है, वुमेन थी। ठीक है, अब जब ये लोग जो वर्कर्स थे डिमांड कर रहे थे सर्टेन चीजों की, मीट से फूड की, लेस वर्किंग आवर्स, गुड वर्किंग कंडीशन, इस तरह की जो बड़ी बेसिक डिमांड थी एक ह्यूमन बीइंग के लिए, तो सरकार जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी वो इस चीज से घबरा चुकी थी। एक और मैं रब कर रहा हूं, फर्दर पॉइंट्स में आगे लिखूंगा। To control the situation,
गवर्नमेंट इम्पोज कर्फ्यू। तो कर्फ्यू का मीनिंग सबको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। कर्फ्यू इन द फैशनेबल एरिया ऑफ पीटर्सबर्ग। ठीक है, सिचुएशन का कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज कर दिया। अब आई थिंक कर्फ्यू की डेफिनेशन मेरे को नहीं बतानी पड़ेगी, अब तो अच्छी तरह से और प्रैक्टिकल में आपको पता लग गया होगा कर्फ्यू होता क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इंपोज कर दिया। ठीक है, सो दैट demonstrators disappear। तो उसके बाद जो डेमोस्ट्रेटर थे डिसअपियर हो गए, वहां से गायब हो गए। ये बात है 22 फरवरी 2017 की और 23 फरवरी 2017 की। ठीक है, they return back on 25 February 1917। ठीक है, with the slogan wages, food, less working hours। ठीक है, तो कर्फ्यू के कारण एक बार तो वो गायब हो गए, पर उसके बाद वो पूरी फोर्स के साथ या पूरी प्लानिंग के साथ वापस आए लेफ्ट बैंक में, जो फैशनेबल एरिया था। तो उनके पास वो डेमोस्ट्रेट कर रहे थे। ठीक है, डेमोस्ट्रेट कर रहे थे कि बेटर वेजेस होने चाहिए, लेस वर्किंग आवर होना चाहिए, फूड होना चाहिए, और एक और चीज है कि एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो चुकी थी। अब द गवर्नमेंट कॉल पुलिस एंड कैवलरी। कैवलरी बेटा वो होती है जो सैनिकों का जो होता है ग्रुप होता है या जिनके पास हॉर्स रहते हैं, उसे कैवलरी बोलते हैं, घुड़सवार सेना। ठीक है, कैवलरी टू चेक द सिचुएशन। ठीक है, गवर्नमेंट ने रिटेलिएट करते हुए पुलिस को बुला लिया। ठीक है, और कैवलरी को बुला लिया कि जो डेमोस्ट्रेट कर रहे थे, जो पूरे के पूरे लेफ्ट बैंक वाले साइड में डेमोस्ट्रेट कर रहे थे लोग, तो उनको कंट्रोल किया जाए, चाहे उन पर गोली चलाई जाए, चाहे लाठीचार्ज किया जाए, पर ये भीड़ यहां से जानी चाहिए। ठीक है, इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर था गोली मार। ठीक है, आपने शायद वो लास्ट वीडियो वाला देख लिया होगा कि जो है ब्लडी संडे जो जिसका नाम दिया था, वहां कैवलरी ने जब आर्मी ने लोगों को शूट किया था डेमोस्ट्रेटर को। ठीक है, 1905 वाले 1905 वाले रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो यहां पर भी सेम सिचुएशन हो चुकी थी, लोग बुरी तरह से डेमोस्ट्रेट कर रहे थे जो वर्कर्स थे, और पुलिस ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए, सॉरी गवर्नमेंट ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस और कैवलरी को बुला लिया। ठीक है, यहां तक सिचुएशन आ गई।
अब इन्हें ऑर्डर दिया गया पुलिस को और कैवलरी को कि डेमोस्ट्रेटर को गोली मारो। अब 1905 में भी ऐसा हुआ, ऑर्डर जो हुए थे, पर तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन के अनुसार थोड़ा इफेक्ट में फर्क आया। ठीक है, वो फर्क क्या था? द सोल्जर्स refused to shoot workers and join them। अब आर्मी ने जो कैवलरी थी उन्होंने गोली मारने से मना कर दी, और तो और आग में तेल यहां पर पड़ गया कि जो सोल्जर्स ने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया, दैट दे आर सपोर्टिंग द वर्कर्स। ठीक है, देन 3 other units of army joined the workers, और 3 यूनिट्स ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया, इनके सपोर्ट में आ गए। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन चुकी थी। By the evening of 27 February 1917, the leaders of soldier groups and workers met at the place of Duma at the same place where Duma। अब 27 फरवरी 1917 को जो लीडर्स थे, जो डेमोन्स्ट्रेटर के लीडर थे, वो उसी जगह पर इकट्ठे हुए जहां पर डूमा की मीटिंग्स हुआ करती थी। ठीक है, डूमा की मीटिंग हुआ करती थी, वहां पर इन्होंने एक काउंसिल का निर्माण किया। They form a council called Soviet Petrograd। काउंसिल का जो निर्माण किया, उस काउंसिल का नाम रखा गया पेट्रोग्राद सोवियत। ठीक है, उसके अगले दिन on the next day, ठीक है, the representatives of, उसके अगले दिन क्या हुआ, इस पेट्रोग्राद
सोवियत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जार को मिलने के, किंग ऑफ रशिया को मिलने गए और उनके साथ बात की। बाद में जार ने डिसीजन लिया ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिलिट्री कमांडर्स कि मेरे को अब क्या करना चाहिए, इन्होंने तो अपनी सरकार बना ली है, ठीक है। तो मिलिट्री कमांडर्स की एडवाइस पर जो किंग है निकोलस सेकंड, उसने अपनी राजे की कुर्सी से त्याग कर दे दिया, अपनी पावर छोड़ दी, ठीक है। ये लिख दिया आपने। ठीक है। अगले दिन मतलब 28 या 1 मार्च को ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिलिट्री कमांडर्स, the king abdicated his powers on 2 March 1970। तो 1 मार्च को जो एक डेलीगेशन था पेट्रोग्राद सोवियत का, वो किंग को मिलने गया कि अब हमने अपनी सरकार, सोवियत सरकार बना ली है। उनसे कुछ डिस्कशन की और फाइनली जो किंग है निकोलस सेकंड जार, उसने अपने मिलिट्री कमांडर्स की एडवाइस पर अपनी जो पावर है छोड़ दी, ठीक है, उसने अब्डिक्ट कर दिया। अब रशिया में किस टाइप की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है। एक बार प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट किसकी? ये वाली पेट्रोग्राद की। उसके बाद जो गवर्नमेंट बनाई जाने वाली थी, उस पर जो प्लान था वो ये था कि ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर बने और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी सेटअप की गई जो रशिया का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके, ठीक है। मैं लिख देता हूं ये वाला पॉइंट। Soviet and डूमा। डूमा भी एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, पर ये सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाई गई थी, इसके पास पावर्स बहुत कम थी। सारी की सारी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया, डूमा की ज्यादातर पावर्स है वो ज्यादातर किंग ने ही अपने पास रखी थी। जो पहली डूमा बनाई गई उसे 75 डेज में डिसमिस कर दिया। दूसरी डूमा जो बनाई गई उसे 3 मंथ के बीच बीच में डिसमिस कर दिया। जो तीसरी डूमा बनाई गई उसमें ज्यादातर लोग किंग ने कौन से रखे? कंजर्वेटिव्स। अब इस डूमा को भी जब जो वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ऑन 22 फरवरी 1917 को, तो इस डूमा को भी सस्पेंड कर दिया या डिसॉल्व कर दिया था किंग ने। हालांकि जो इसके मेंबर्स थे डूमा के, वो इस चीज के अगेंस्ट थे, उनकी मर्जी के खिलाफ डूमा को सस्पेंड कर दिया गया। ओके, तो डूमा और सोवियत जो न्यू पेट्रोग्राद सोवियत बनी थी, दोनों के लीडर्स ने मिलकर डिसाइड किया फॉर्म
a provisional government to run the country. ठीक है, in future they decided that Russia will be governed by a constituent assembly who will be elected by universal adult franchise. अब टेम्परेरी गवर्नमेंट किसने बनाई? प्रोविजनल गवर्नमेंट। मैं अंडरलाइन कर देता हूं, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसे अच्छी तरह से हम डिस्कस कर लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो डूमा वो थे जो एक गवर्नमेंट पहले चलती थी, ठीक है, पर जिसके पास पावर नहीं थी, ज्यादा पावर किंग ने अपने पास रखी हुई थी, और सोवियत बाद में बनी इस फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद। तो दोनों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी व्हेन ऑन 2 मार्च 1917, जब 2 मार्च 1917 को किंग ने अपनी पावर्स छोड़ दी थी, तो क्या हुआ कि सोवियत और डूमा ने मिलकर एक प्रोविजनल यानी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई ताकि देश का सारा कामकाज चलाया जा सके। और यह भी डिसाइड किया कि आने वाले समय में रशिया को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गवर्न करेगी, जिसकी इलेक्शन कौन करेगा? सारे के सारे अडल्ट, ठीक है, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो सिलेक्ट करेंगे who will be the member of this constituent assembly। और इस constituent assembly का रोल क्या था? they have to govern the country। ओके, तो ये टॉपिक यहां पर कवर होता है। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन यहां तक हो गया, सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल कैसे हुआ कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद रशिया में किंग ने अपनी पावर से एब्डिक्शन ले ली, इसे छोड़ दी, और क्या सेटअप हो गया? एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप होगी कि देश का वो कामकाज चला सके। फर्दर प्लान था कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, जो कि लोग उसे वोट करके बनाए, उन्होंने ही कंट्री को चलाना था, ये प्लान था। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का पोर्शन यहां पे एंड होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आफ्टर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, ठीक है, ऐसे रब कर रहा हूं पर after February revolution, ठीक है, रशिया में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हो गया, सक्सेसफुल हुआ, पर उसके बाद क्या हुआ ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या था, प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बनाई जा चुकी थी, ठीक है, पर उसमें जो मेंबर जितने थे वो ज्यादा से ज्यादा मेंबर थे आर्मी ऑफिशियल थे, लैंड ओनर थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे। अब वर्कर्स तो फिर पीछे रह गए बेचारे। लिख दे 2 पॉइंट, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड मार्कर चेंज कर इंडस्ट्रियलिस्ट
gain influence in provisional government। ठीक है, इन्होंने थोड़े बहुत सुधार भी किए। सुधार क्या किए? क्या फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद कुछ ना कुछ जो जनता की वर्कर्स की फेवर में हुआ। पहले इन्होंने क्या किया? restrictions were removed on public meetings। इन्होंने पब्लिक मीटिंग पर रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी। इसका असर इन पर ही नेगेटिव जाने वाला था, पर इन्होंने अपनी तरफ से तो कुछ शायद अच्छा स्टेप लिया होगा। ठीक है, द पॉपुलैरिटी ऑफ सोवियट्स इंक्रीज्ड। ठीक है, सोवियट्स की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, बट द प्रोविजनल गवर्नमेंट failed to set a uniform system of elections in। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम जो है उसे एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, कॉमन सिस्टम नहीं एस्टैब्लिश कर पाई। ठीक है, तो अब हाहाकार पहले ही था, बुरी कंडीशन पहले थी, अब यहां पर टर्निंग पॉइंट आता है। ठीक है, द बिग, ये मैं एक बार रब कर रहा हूं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रशिया में दो किस्म की मेन कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि पार्टी एक थी, वो उसके दो टुकड़े हो गए थे। ठीक है, एक बन गए बोल्शेविक्स, एक बन गए मेंशेविक्स। बोल्शेविक का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, उसे एग्जाइल पे भेजा हुआ, देश निकाला दिया हुआ था। ठीक है, एंड व्लादिमीर लेनिन केम बैक टू रशिया इन अप्रैल 1917 के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट से पहले जो जार की गवर्नमेंट थी उसने इसे एग्जाइल में भेजा हुआ था। पर जब रशिया के हालात इतने ज्यादा थे, अब उसे उसकी एग्जाइल को रिवोक कर दिया गया था। तो अप्रैल 1917 में व्लादिमीर इलिच उलियानोव वापस आ गया। ठीक है, एक और फैक्ट था वो मैं लिख देता हूं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बन गई, पर फिर भी प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, रशिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अपने आप को वर्ल्ड वॉर 1 से अलग नहीं किया, वो पार्ट लेते रहे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये चीज याद रहेगी। प्रोविजनल गवर्नमेंट इसके कारण लोगों में गुस्सा ज्यादा भर गया था, क्या खत्म ही नहीं हुआ। प्रोविजनल गवर्नमेंट डिड नॉट removed Russia from World War I। वो अपने आप को वर्ल्ड वार 1 से बाहर निकाल ही नहीं पाए। उन्होंने वार में शामिल रहना ज्यादा बेटर समझा, या ऐसे बोल लीजिए कि वार में वो इन्वॉल्व रहे, उन्होंने अपने आप को वार से अलग नहीं किया। ठीक है, तो क्या होता है, इन
अप्रैल 1917 व्लादिमीर लेनिन came back to Russia from exile। ठीक है, तो अपने देश निकाले से वापसी उनकी कब हुई व्लादिमीर लेनिन जी की? वो हुई अप्रैल 1917। ही वाज अ ग्रेट पर्सन, आपको बताऊं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी, जिसके कारण रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री बन गया। ठीक है, ही पुट 3 demands in front of provisional government। ठीक है, कॉल्ड, इसे क्या बोला जाता था? अप्रैल थीसिस। उन्होंने अपनी 3 डिमांड्स रखी थी। डिमांड कौन कौन सी थी? war should be ended। ठीक है, ट्रांसफर लैंड टू पीजेंट्स। ठीक है, लैंडलॉर्ड से जमीन लेके पीजेंट्स को देनी चाहिए। तीसरी डिमांड थी बैंक्स शुड बी नेशनलाइज्ड। जो सारे के सारे बैंक है वो नेशनलाइज हो जाने चाहिए, सरकारी हो जाने चाहिए, बैंक्स प्राइवेट हैंड्स में नहीं रहने चाहिए। ये 3 डिमांड्स उन्होंने आके प्रोविजनल गवर्नमेंट के सामने रखी। इट वाज कॉल्ड, इन डिमांड्स को बोलते हैं अप्रैल थीसिस बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने ये चीज भी ये जो पार्टी है इनकी, जो बोल्शेविक पार्टी है, अच्छा ये याद रखिएगा, जो व्लादिमीर लेनिन थे वो किस पार्टी के मेन लीडर थे? बोल्शेविक। इन्होंने ये डिमांड भी रखी कि बोल्शेविक का पार्टी का जो नाम है इसे चेंज करके क्या किया जाना चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। मैं लिख भी देता हूं ये वाला पॉइंट। लेनिन also wanted Bolshevik party should be renamed as Communist Party। ठीक है, आते साल उन्होंने पूरा सीन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब बोल्शेविक्स जो थे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, एंड दिस वाज द कॉज ऑफ वरी फॉर प्रोविजनल गवर्नमेंट। इन्फ्लुएंस क्या हुआ? क्या था? वर्कर्स started questioning
बैक्टीरियोनस, ठीक है। Shoulder movement is performed in army, ठीक है। तीसरा, they send 500 elected members to the all Russia Congress of Soviets, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस इनका बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, दिस वाज द कॉज ऑफ वरी फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये फील हो रहा था कि अब उनकी पावर को चेक करने के लिए या खत्म करने के लिए व्लादिमीर इलिच की बोल्शेविक पार्टी है इसे काउंटर करेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी उसे सप्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए। वो हम वो मैं पहले रब कर दूं। प्रोविजनल गवर्नमेंट feel its power can be reduced so it took certain steps, like they arrested worker leaders, not allow any program of Bolsheviks, ठीक है। Many leaders of Bolsheviks in this way flee away। जब उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ने, बहुत सारे बोल्शेविक के जो लीडर्स थे वो छुप गए, गायब हो गए। अब ये अलार्मिंग सिचुएशन थी। अब क्या था कि व्लादिमीर इलिच उलियानोव लेनिन को ये फील होने लग गया कि उसे इस चीज का डर भी था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जिस तरह से एक्ट कर रही है वो अपने आप को डिक्टेटर ना डिक्लेयर कर दे, क्योंकि उनका जो एक्ट ऑफ वर्क था प्रोविजनल गवर्नमेंट का वो एक किस्म का डिक्टेटर टाइप का एक्ट था, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट लोगों ने मिलकर ही बनाई थी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग पर भी बैन लगा दिया, जो वर्कर के लीडर थे उन्हें अरेस्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट कर दिया और जो कुछ बच गए किसी जगह पर जाकर छुप गए। अब व्लादिमीर इलिच उलियानोव को यह फील हुआ, लेनिन को, कि अब एक रेवोल्यूशन या अपराइजिंग करनी पड़ेगी, तब ही रशिया को
बचाया जा सकता है, तब ही रशिया को एक अच्छा फ्यूचर दिया जा सकता है। तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने मेन जो इस चैप्टर का एसेंस है वही करना है, दैट इज अक्टूबर रेवोल्यूशन 1970। ठीक है, जहां तक की स्टोरी आपको बता दी मैंने, अक्टूबर रेवोल्यूशन 1970। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे मैंने पहले आपको बताया, हाँ जी, तो अब बात करते हैं बिग डे की, बिग इवेंट की, दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन 1917। इसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में किसी भी जगह पे पढ़ते हैं रशियन रेवोल्यूशन, उसका मीनिंग डायरेक्टली अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है, ना कि फरवरी रेवोल्यूशन, ना कि रेवोल्यूशन ऑफ 1905। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक लीडर बोल्शेविक पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। बोल्शेविक पार्टी के कोई भी एक्ट पर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इस तरह से रिएक्ट करती थी जैसे वो एक डिक्टेटर गवर्नमेंट हो। रशिया के जो मेन लीडर थे लेनिन, उन्हें ये फील हो रहा था, ये डर सता रहा था कहीं ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है एक डिक्टेटर गवर्नमेंट ना बन जाए। इस को चेक करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए लेनिन ने रेवोल्यूशन के लिए प्लान किया ताकि रशिया को इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से उसका पीछा छुड़ाया जा सके और वहां पर कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी जाए। प्लानिंग से शुरू हो गई थी, सितंबर में शुरू हो गई थी। कुछ पॉइंट्स मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा, ये इजी है बड़ा। ठीक है, द कंफ्लिक्ट between Bolsheviks and provisional government increased Lenin has the fear that provisional government can be a dictatorship government। ठीक है, to save Russia Lenin along with Bolsheviks plan a revolution to overthrow the provisional government। तो रशिया को सेव करने के लिए कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसके अंडर वो रशिया की डिक्टेटर कंट्री ना बन जाए, तो लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी के जो इन्फ्लुएंसर मेन लीडर जो थे लेनिन, उन्होंने प्लान किया कि रशिया में एक रेवोल्यूशन आना चाहिए ताकि प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जा सके। ठीक है, तो प्लान बन गया। ठीक है, डिस्कशंस started in September 1917। ठीक है,
और जो बोल्शेविक पार्टी थी वो एग्री होगी। प्लान था कि जो भी सरकारी चीजें उसे सोशलिस्ट तरीके से उसे सीज कर ली जाए, उन पर कब्जा कर लिया जाए। तो सारे के सारे इनके जो सपोर्टर थे बोल्शेविक्स के, चाहे वो मिलिट्री में थे, चाहे वो वर्कर्स में थे, चाहे वो सोवियत में थे, उन्हें इकट्ठा किया गया, प्लान डिस्कस हुआ। ये प्लान कब से शुरू हुआ? सितंबर 1917 से शुरू हो गया था और इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया ऑन 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन, ठीक है, प्रोसीडड towards पीटर्सबर्ग, ठीक है। His followers agreed to socialist seize of government buildings and arrest ministers। तो प्लान एग्जीक्यूट हो गया। 16 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन ने पीटर्सबर्ग की तरफ मूव करना शुरू किया, ठीक है, और उसके फॉलोअर्स ने भी उसके साथ एग्री किया कि हम जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उस पर कब्जा कर लेंगे और मिनिस्टरों को अरेस्ट कर लेंगे। ये सोशलिस्ट कब्जा था इसका, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई, रेवोल्यूशनरी मिलिट्री कमेटी वाज फॉर्म, ठीक है, अंडर लियोन ट्रोत्स्की। इस बंदे की कमांड के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई जिसने आर्मी एक्शन करना था, ठीक है। एंड अपराइजिंग started on 24 अक्टूबर 1917, ठीक है। तो ये अपराइजिंग जब स्टार्ट हुई तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री है वो सिटी छोड़ के भाग गया और ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि वो इस पर एक्शन ले। अब इस एक्शन को काउंटर करने के लिए ये कमेटी स्पेशली बनाई गई थी। इस कमेटी के जो हेड थे लियोन ट्रोत्स्की थे और इस कमेटी में मेंबर कौन थे? जो सपोर्टर थे बोल्शेविक। अगर किसी भी आर्मी यूनिट में कोई पर्सन है और वो इसको सपोर्ट करता है बोल्शेविक को, दे वाज अ मेंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी मिलिट्री कमेटी, ठीक है। अपराइजिंग जब स्टार्ट होगी तो जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे इनके अपने प्रोविजनल गवर्नमेंट के, वो सिटी छोड़ के भाग गए और ट्रूप्स को समन कर दिया, ऑर्डर कर दिया कि इस अपराइजिंग को दबा दिया जाए। क्लैशेस हुए पर फाइनली टिल द एंड ऑफ द डे सारे के सारे मिनिस्टर्स को, सारे के सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को बोल्शेविक्स ने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और दिसंबर तक जो बाकी हिस्से थे रशिया के, जैसे मॉस्को हो गया, तो उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। अब रशिया में एक कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट सेटअप हो चुकी थी और उसका जो हेड था वो था व्लादिमीर लेनिन। रशिया का नाम चेंज हो करके यूएसएसआर कर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ
सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके लेनिनग्राद कर दिया गया। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा साहब। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद जो सक्सेसफुल हो गया इस तरीके से कि किंग निकोलस सेकंड ने अपनी सीट से एब्डिक्शन ले ली और पावर किसके हाथ में आ गई, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने जिस तरह से लोगों से वादे किए थे वो उस तरह से खरी नहीं उतर पाई। क्यों नहीं खरी उतर पाई? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो ज्यादातर मेंबर थे वो लैंड ऑनर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे या मिलिट्री ऑफिसर्स थे। उन्होंने पब्लिक मीटिंग पर तो बैन उठा दिया, पर वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड से अपने आप को अलग नहीं किया। इसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी जो कॉमन पीजेंट जो थे उनके बीच में नहीं रही। सबसे बड़ा फेलियर उनका कहां पे रहा कि वो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट रशिया उसे लगा नहीं पाए। आगे क्या होता है, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो कि बड़े अच्छे उनके विजनरी थे कम्युनिज्म के, वो अप्रैल 1917 को रशिया में वापस आते हैं। पहले वो एग्जाइल में थे, देश निकाला दिया हुआ था, ठीक है। आते सार उन्होंने अपनी 3 डिमांड्स रखी, ठीक है। बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए, रशिया को वार से पीछे हट जाना चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो जाना चाहिए। तीसरा, जो जमीन थी वो लैंड ऑनर से निकाल के पीजेंट्स को दे देनी चाहिए। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट ये चीज मान नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे वो क्या थे, वो लैंड ओनर्स ही थे। तो इसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने भी बड़ा इसे दबाने की कोशिश की बोल्शेविक्स को। व्लादिमीर लेनिन को इस चीज का डर हो गया कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये डिक्टेटर गवर्नमेंट ना बन जाए, रशिया को इस डिक्टेटर गवर्नमेंट से बचाना चाहिए। तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन प्लान किया कि इस गवर्नमेंट का तख्ता पलट देते हैं। प्लानिंग से शुरू हो गई, वो सितंबर 1917 में शुरू होगी, ठीक है। 16 अक्टूबर से व्लादिमीर लेनिन ने सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ मूव करना शुरू किया और बाकी सारे के सारे रशिया में भी इस चीज को फॉलो किया गया। इट वाज डन विद प्लान। तो फाइनल अपराइजिंग हुई 24 अक्टूबर 1917 को, ठीक है। मिलिट्री की सपोर्ट के लिए इन्होंने अपनी खुद की मिलिट्री बना ली थी, कॉल्ड रेवोल्यूशनरी मिलिट्री कमेटी, ठीक है। इसकी इनकी लीडरशिप में थी लियोन ट्रॉट्स्की के। तो फाइनली डे एंड तक सारे के सारे मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर बोल्शेविक्स ने अपना कब्जा ले लिया। दिसंबर तक आते आते थ्रू आउट द रशिया, जैसे मॉस्को हो गया, ठीक है, उस जगह पर भी बोल्शेविक्स ने अपने अधिकार में ले लिया। और फर्दर जो गवर्नमेंट है उसे उसका पहले नाम रख दिया गया, पहले रशिया का नाम चेंज किया गया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और फर्दर एक बार एक स्टेप तो हो गया, रशिया का में सरकार का तो तख्ता पलट हो गया। अब वहां पर एज द विजन ऑफ व्लादिमीर लेनिन वहां पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेटअप की जानी थी। वो सारी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।